Hello everyone. We were reading chapter 4, which is about metals and non-metals, and today's topic is effect of air and water on metals. हवा और पानी का प्रभाव metals के ऊपर. तो सबसे पहले iron. You would have often noticed that iron objects develop brown deposits when left in the open for a few days. In which conditions would an iron objects develop brown deposits? आपने देखा होगा कि जब लोहे को खुला छोड़ा जाता है हवा में कुछ दिन के लिए तो फिर उसके ऊपर ब्राउन कलर के पैचेस या धब्बे पड़ जाते हैं. When it comes into contact with dry air only, जब इसके ऊपर ड्राई एयर होती है मतलब खुश्क हवा, ठीक है, ऐसी हवा जिसमें नमी ना हो. When it comes into contact with water only, जब ये सिर्फ पानी के कांटेक्ट में होता है, या फिर when it comes into contact with both air and water. अब देखिए तीन कंडीशन है कि किस कंडीशन में इसके ऊपर ब्राउन डिपॉजिट होगा. तो पहली कंडीशन है कि खाली वहां पे ड्राई एयर है, वहां पे बिल्कुल नमी नहीं है. दूसरे में क्या है कि वो सिर्फ पानी है, जैसे पानी में कोई लोहा पड़ा हुआ है. और तीसरी कंडीशन है जहाँ पे पानी और हवा तीनों है. तो तीन कंडीशन में कौन सी ऐसी कंडीशन है जब ये ब्राउन डिपॉजिट आपको उस पर दिखेगा. बी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग आयरन नेल्स. लोहे की कीलों का इस्तेमाल करते हुए ध्यान रखना है हमें. Take a few shining iron nails. If you are using old iron nails, make sure to remove brown deposits from their surface by scrubbing them with help of a small piece of sandpaper. आपको बिल्कुल नई चमकदार कीलें लेनी है. अगर आप पुरानी कीलें यूज कर रहे हैं तो आप ये ध्यान देना होगा कि उसमें आपको पहले से कोई ब्राउन डिपॉजिट नहीं चाहिए. अगर कोई ब्राउन डिपॉजिट उसके ऊपर हो तो उसको साफ कर देना सैंड पेपर यूज करके. Take 3 clean dry glass bottles or test tubes with tight fitting caps or stoppers. Label them A, B and C. अब आपको 3 बॉटल्स लेनी है ग्लास की और उसका जो ढक्कन है वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए जिससे कि वो बॉटल सील हो जाए. Take 3 iron nails and tie each iron nail with a thread. 3 कीलें लेनी है और तीनों को एक धागे से बांध देना है, अलग अलग धागों से, ठीक है. Place 1 iron nail and some silica gel in glass bottle A and tighten the cap or stopper. अब जो है आपको एक आयरन नेल लेना है और सिलिका जेल डाल देना है उसमें ग्लास बॉटल के अंदर. उसके ऊपर से आपको डालना है जो कील है वो जो कि धागे से बंधी हुई है और उसको ढक्कन को लगा देना है. सिलिका जेल मेक्स द एयर ड्राई. इट इज सब्सटेंस दैट इज यूज्ड इन स्मॉल पाउचेस इन सम मेडिसिन बॉटल्स, वाटर बॉटल्स, शू बॉक्सेस एटसेट्रा टू कीप देम ड्राई. अब सिलिका जेल जो है इसका पाउच आपको मिल जाएगा जैसे जो दवाओं की शीशियां होती है उसमें रखा हुआ आता है, वाटर बॉटल्स में जो नई बॉटल्स आती हैं मार्केट से खरीदते हैं उसमें होता है, या जूतों के डब्बों में, ठीक है. जब नए जूते परचेज करने जाते हैं तो हमें उसमें सिलिका जेल का छोटा सा पाउच मिलता है जो कि जो भी सामान हम खरीदते हैं उसके अंदर मॉइस्चर नहीं आने देता. प्लेस 1 आयरन नेल इन ग्लास बॉटल बी, पोर फ्रेशली बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर. और एक आपको लेना है कील और उसको ग्लास बोतल बी में डाल देना है. उसके अंदर हमें बिल्कुल साफ पानी डालना है जो कि बॉइल्ड किया हुआ हो और जो कि ठंडा भी हुआ हुआ हो, गर्म पानी नहीं डालना. Into it until the iron nail is completely dipped in it. इतना भरना है कि इसमें जो लोहे की कील है पूरी तरीके से डूब जाए. Now pour some oil to form a layer over the surface of the water. The layer of oil on surface of the water prevents the air from dissolving in the water. Cap the glass bottle tightly. अब जो है उसके बाद हमें जब हमने पानी डाल दिया तो सबसे ऊपर हमें थोड़ा सा ऑयल डाल देना है जिसकी वजह से जो पानी है वो हवा से सेपरेट हो जाए. तो जो और हवा है वो पानी में ना डिजोल्व हो पाए. जितनी ऑक्सीजन उसमें है उतनी तो रहेगी, लेकिन जब हमने उसके ऊपर से तेल डाल दिया तो यहाँ पे जो बॉटल के ऊपर वाली सरफेस पे जो एयर है वो अब इसमें नहीं जा सकती. Place 1 iron nail in the glass bottle C and pour some water so that iron nail is partially dipped. Keep this glass bottle unstoppered. अब जो है जो तीसरी बोतल है उसके अंदर हमें कील को लटका देना है और उसमें पानी भरना है और इस तरीके से भरना है कि वो पानी जो है वो कील को पूरी तरीके से ना ढके, थोड़ी सी कील दिखती भी हो, ठीक है. और उसके ऊपर से ढक्कन नहीं लगाना. दिस अलाउ द आयरन नेल टू कम इनटू कांटेक्ट विद बोथ वाटर एंड एयर एज शोन इन फिगर 4.46. तो जो हमने सी वाला सेटअप किया है उसमें जो कील है वो वाटर के भी कांटेक्ट में होगी और साथ साथ हवा के भी कांटेक्ट में. प्लेस ऑल द ग्लास बॉटल undisturbed at room temperature and observe the changes for 8 to 10 days. अब इनको रूम टेम्परेचर पे ही रखना है और 8-10 दिन बाद इसमें जो चेंज आ रहे हैं वो लिखने अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में.
प्रेजेंस ऑफ वाटर, प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इस तरीके से टेबल आपको तैयार करनी है। What can you conclude from this experiment? It is observed in glass bottle A and B that iron nails do not show any brown deposit. जब आप देखेंगे तो बॉटल A और B में जो आपने आयरन नेल डाला उसमें कोई ब्राउन डिपॉजिट दिखाई नहीं देगा। What does this observation indicate? ये ऑब्जर्वेशन क्या दिखाता है? This indicates that brown deposit or discoloration on the iron nails do not develop when the iron nail is kept in dry air alone or water alone. तो जब उसको सिर्फ पानी में रखेंगे या फिर सिर्फ सूखी हवा में रखेंगे तब आपको वहां पे ब्राउन डिपॉजिट नहीं दिखेगा। However, in glass bottle C, the iron nail shows the presence of brown deposit. जो बॉटल C है उसमें आपको कील के ऊपर ब्राउन डिपॉजिट्स दिखाई देंगे। This indicates that the presence of both water and air is essential for these deposits to develop. तो इससे ये पता चलता है कि जो हवा और पानी है दोनों की जरूरत होती है किसी भी चीज की आयरन के ऊपर जंग लगने के लिए। ठीक है, Thus, moist air is responsible for the development of brown deposits on objects made of iron. तो इसलिए जो नम हवा है वो जिम्मेदार होती है इस ब्राउन डिपॉजिट के। This brown deposit is called rust. इसको हम rust कहते हैं या फिर जंग। The process of formation of rust on object made of iron is called rusting. और इस प्रोसेस को rusting process कहा जाता है। Many other metal also exhibit discoloration when kept open in atmosphere. Have you noticed the formation of green coating on surface of copper objects or a black coating on the surface of silver object? इस तरीके से कई सारे ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि जब खुले पड़े रहते हैं एटमॉस्फेयर में तो फिर उसका कलर चेंज हो जाता है। जैसे कि कॉपर की सरफेस पे हमें ग्रीन कलर दिखाई देता है और जो चांदी की चीजें होती है वो काली पड़ जाती हैं। Gradual deterioration of metal surfaces caused by air, water and other substances is called corrosion. तो धीरे धीरे किसी मेटल सरफेस का खराब होना उसको क्या कहा जाता है? कोरोजन। और ये किसकी वजह से होता है? पानी, हवा या फिर किसी और सब्सटेंस की वजह से भी हो सकता है। Do you know that rusting of iron is a serious problem in our country? Every year an enormous amount of money is spent to replace or repair iron structures damaged due to rusting. तो ये जो जंग लगने की जो प्रक्रिया होती है ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में और हर साल काफी पैसा इसमें खर्च हो जाता है जिसमें कि लोहे को सुधारा जाता है, उसकी रस्टिंग प्रोसेस को सही किया जाता है। The rusting of iron can be prevented by several methods such as painting, oiling, greasing and applying a protective layer of zinc metal on iron. We will learn about this in higher grades. तो रस्टिंग की प्रोसेस के लिए कई तरीके के उपाय होते हैं जिससे कि रस्टिंग रोकी जा सके, जैसे पेंट करना, ऑयल करना या फिर ग्रीस करना या फिर उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर लगा देते हैं जिंक मेटल की। ठीक है, तो इसके बारे में हम और आगे पढ़ेंगे अगली क्लासेस में। Fascinating facts. The wonder of ancient Indian metallurgy. The iron pillar of Delhi was made in the time of Chandragupta II and more than 1600 years ago. जो दिल्ली में कुतुब मीनार के अंदर एक आयरन पिलर लगा हुआ है तो वो जो है चंद्रगुप्त सेकंड जो थे उनके टाइम का है और करीब 1600 साल पुराना है। इट इज अबाउट 8 मीटर हाई एंड वे मोर देन 6000 किलोग्राम। इसकी ऊंचाई है करीब 8 मीटर और 6000 किलो का इसका वेट है। What is interesting about this iron pillar is that despite all these years of facing winds, rainfall and intense weather, it has barely any rust. ये इतने सालों से खुले में इस तरीके से ही रखा हुआ है। ठीक है, और हर साल इतने आंधी तूफान आते हैं, बारिश होती है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे ये जो आयरन पिलर है इसके ऊपर मुश्किल से ही कभी कोई रस्ट देखने को मिलता है। इन अदर वर्ड्स इट हैज बीन मेड इन अ वे दैट इट रेसिस्ट रस्टिंग। दूसरे शब्दों में हम कहें तो ये इस तरीके से बना हुआ है ये जो पिलर है कि इस पे जंग नहीं लगती। दिस टेल्स अस अबाउट द स्किल्स दैट वर डेवलप्ड इन मेटल टेक्नोलॉजी इन इंडिया। तो इससे हमें पता चलता है कि इतने साल पहले भी 1600 साल पहले भी यहाँ के लोगों को इंडिया में ये पता था कि लोहे को जंग से कैसे बचाया जाता है। इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन अदर मेटल्स। दूसरे मेटल्स पर पानी और हवा का प्रभाव। द टीचर may demonstrate this activity. It is advisable for a student to wear protective eye glasses and keep safe distance. ये जो एक्टिविटी है इसको करने में आपको थोड़ी दूरी रखनी होगी और चश्मा भी पहनना चाहिए।
Take a magnesium ribbon about 3 to 4 centimeter long. Clean it by rubbing with a piece of sandpaper. एक मैग्नीशियम रिबन लेना है जो कि 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा हो और इसको सैंडपेपर से साफ कर लेना है. Hold it with a pair of tongs. Ignite the other end using a spirit lamp or a candle. अब इसको चिमटे से पकड़ना है और दूसरी साइड से इसको जलाना है. Let the magnesium ribbon burn. What do you observe? You must have observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and changes into white powder. जब आप इसको जलाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें सफेद रंग की तो रोशनी निकलती है, मतलब जो ज्वाला है उसमें वो सफेद रंग की होगी और जब जल के जो बचता है वो व्हाइट पाउडर निकलता है. कलेक्ट इट ऑन अ वॉच ग्लास. दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये जो पाउडर आपको मिलेगा ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड. इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर. और ये जो व्हाइट रेजिड्यू है ये किस वजह से बना है? ये जो हवा में मौजूद ऑक्सीजन है उसने रिएक्ट किया मैग्नीशियम के साथ और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया. Add a few drop of warm water to this white powder. Stir it well and check its nature. थोड़ा सा इसमें हम पानी मिलाएंगे और इसको मिक्स कर लेंगे. अब इसका नेचर चेक करना है कि ये किस तरह है. Recall the chapter exploring substances. Find out whether the solution of magnesium oxide is acidic, basic or neutral in nature. You can use any acid-base indicator. जो आपने मैग्नीशियम ऑक्साइड का पेस्ट बना लिया थोड़ा सा पानी डाल के, तो फिर हमें उसको चेक करना है कि वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है. और इसको चेक कैसे करेंगे? तो आप अपना पिछला वाला चैप्टर ध्यान रखें जब आपने सब्सटेंस एक्सप्लोर किया था जिसमें हम पता लगा रहे थे कि कोई सा सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है. तो हम लिटमस पेपर को यूज करके चेक करेंगे. व्हाट डज दिस सॉल्यूशन हैव ऑन ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर? तो हमें देखना है कि लाल और नीले लिटमस पेपर पे इसका क्या प्रभाव होता है. You would observe that it changes the color of red litmus paper to blue. तो आप देखेंगे कि ये जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है. Hence it is basic in nature. तो इसलिए ये कैसा है? बेसिक है नेचर में. Generally oxides of metal are basic in nature. जो मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो आमतौर पर बेसिक होते हैं. We will discuss this burning of magnesium ribbon further in chapter changes around us, physical and chemical. तो इसके बारे में हम आगे अपने चैप्टर में और पढ़ेंगे. Do you know that sodium is a metal which is stored in kerosene because it reacts vigorously with oxygen and water? A lot of heat is generated in the reaction. तो जो सोडियम मेटल है वो हमेशा केरोसिन के अंदर रखा जाता है क्योंकि ये जो है हवा से और पानी से यानी ऑक्सीजन और वाटर से बहुत तेजी से रिएक्ट करता है और इसमें बहुत सारी हीट भी निकलती है. Storing sodium in kerosene prevents its exposure to moisture and air. और जब हम इसको केरोसिन में रखते हैं तो फिर ये हवा के और नमी के प्रभाव में नहीं आता. Can you predict the nature of its oxide? क्या आप इसके ऑक्साइड का नेचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं? Substances that behave differently from metals in air and water. तो ऐसे सब्सटेंस जो कि मेटल से अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं पानी और हवा के साथ. The teacher may demonstrate this activity. The activity must be performed in a fume hood or well ventilated area. Burning sulfur produces gas which can be harmful if inhaled. तो हम जो है ये एक्टिविटी खुली जगह पे करेंगे, ऐसी जगह पे करेंगे जहाँ पे गैस का जमाव ना हो सके. Take a small amount of powdered sulfur in a deflagrating spoon. It is a long handled metal spoon used in experiment to safely heat and burn substances. तो हमें इस तरीके का स्पून लेना है जो कि एक्सपेरिमेंट में यूज होता है. किसी चीज को जब हमें जलाना होता है तो हम इस तरीके के स्पून में रख के फिर उसको फ्लेम के ऊपर रखते हैं. If a deflagrating spoon is not available, you may take a metallic cap of any bottle. अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर आप मेटल की कैप ले सकते हैं किसी बॉटल की. इस तरीके से तार एक उसमें हैंग कर देंगे. इसके ऊपर एक मेटल का वायर लगा के हम एक अपना खुद का स्पून बना सकते हैं. Heat it on a flame and as soon as the sulfur starts burning, introduce the deflagrating spoon into a glass jar or glass tumbler. Cover the gas jar or glass tumbler with a lid to ensure that the gas produced does not escape. पहले उसको जलाएंगे, उसके बाद उसको एक टेस्ट ट्यूब में या किसी ग्लास जार में रख देंगे और उसको ढक देंगे जिससे कि जो गैस है वो बाहर ना निकल पाए. Remove the lid after 3 to 4 minutes and take out the deflagrating spoon. Add a small quantity of water into the glass jar. Quickly place the lid back and shake it so that gas dissolve.
अब जो है थोड़ी देर बाद हमें वो चम्मच निकाल लेना है और उसमें डाल देना पानी, उसको तेजी से मिक्स करना है ढक्कन लगा के, जिससे कि जो गैस बनी थी वो गैस उस पानी में डिसॉल्व हो जाए. Again, recall the chapter exploring substance. Using an acid-base indicator, check whether the solution obtained after the addition of water to the gas jar is acidic, basic or neutral. अब जो इस पानी को हम चेक करेंगे लिटमस पेपर डाल के, ठीक है. You would observe that it is acidic in nature. अब आप देखेंगे कि ये जो है एसिडिक होगा नेचर में. जो मैग्नीशियम का ऑक्साइड था वो तो बेसिक था, जब हमने सल्फर का ऑक्साइड बनाया तो ये जब हम डालेंगे लिटमस पेपर में तो ये ब्लू लिटमस का कलर चेंज करेगा, तो इसका मतलब ये एसिडिक है. ऑन बर्निंग सल्फर इन एयर, सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड. ऑन डिसॉल्विंग सल्फर डाइऑक्साइड गैस इन वाटर, सल्फ्यूरस एसिड इज फॉर्म. जब हम सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो सल्फ्यूरस एसिड बन जाता है, जो कि नीले लिटमस का पेपर चेंज कर देता, कलर चेंज कर देता है नीले लिटमस पेपर का. डज सल्फर बिहेव इन वाटर द सेम वे मेटल्स डू. अब हमें देखना है कि सल्फर जो है पानी में सेम तरीके से एक्ट करता है. लेट अस एक्सप्लोर. टेक सम सल्फर पाउडर इन अ ग्लास टम्बलर, एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर टू इट. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. तो सल्फर पाउडर को एक ग्लास टम्बलर में लेना है और थोड़ा सा उसमें पानी डालना है. यू मे हैव नोटिस्ड दैट देयर इज नो रिएक्शन व्हेन सल्फर इज प्लेस्ड इन वाटर. आप देखेंगे कि जब इसको पानी में डाला जाता है तो कोई रिएक्शन नहीं होती. Substances like sulfur and phosphorus behave differently with air and water than metals. सल्फर और जो फॉस्फोरस है वो अलग तरीके से रिएक्ट करता है, ठीक है, अलग तरीके से बिहेव करता है. फॉस्फोरस इज स्टोर्ड इन वाटर एज इट कैचेज फायर व्हेन एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेरिक एयर. जो फॉस्फोरस है उसको पानी में स्टोर किया जाता है, क्योंकि अगर हम फॉस्फोरस को खुला छोड़ देंगे तो वो जलने लग जाएगा, एटमॉस्फेरिक एयर में जलना शुरू कर देगा. These substances are usually soft and dull in appearance. और ये जो सब्सटेंसेस होते हैं जो इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं वो सॉफ्ट होते हैं, मेटल की तरह से हार्ड नहीं होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और देखने में डल होते हैं, उनमें वो शाइन भी नहीं होती है. They are neither malleable nor ductile and they are not sonorous. ये जो है ना तो मेलेबल होते हैं, ठीक है, ना तो इनकी शीट्स बनाई जा सकती है, ना ही ऐसे होते हैं कि इनको मार के तोड़ा जा सके, ना ही इनमें कोई वो होती है सोनरस, ना ये सोनरस होते हैं. मतलब इनको जब हम गिराएं या इनके ऊपर किसी चीज से चोट करें तो इसमें एक खनकती हुई सी आवाज नहीं आती है. दे आर ऑल्सो पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. दीज आर कॉल्ड नॉन मेटल्स. और ये जो है पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी, यानी ये जल्दी से गर्म भी नहीं होते हैं और अगर इसमें करंट लगाया जाए तो इसमें से करंट पास भी नहीं होता है. तो इस तरीके के जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको कहा जाता है नॉन मेटल्स. देयर ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में. सम अदर नॉन मेटल्स आर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन एटसेट्रा. कुछ अदर जो नॉन मेटल्स हैं वो है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन और ये इस तरीके की जो चीजें हैं वो नॉन मेटल्स हैं. These must not be confused with materials such as plastic, glass, wood, rubber and paper. These materials are not classified as metals or non-metal because they are not elements. तो अब जो है जो इस तरीके की चीजें हैं कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं है तो हमने उनको नॉन मेटल्स बोल दिया. लेकिन कुछ चीजें हैं जैसे कि प्लास्टिक, ग्लास, वुड, रबर, पेपर, ये सब भी हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी हम इनको ना तो मेटल्स बोलेंगे ना नॉन मेटल्स बोलेंगे, क्योंकि ये एलिमेंट्स नहीं है. एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे पदार्थ, ऐसे तत्व होते हैं जो कि जिनमें सिर्फ एक ही तरीके के एटम्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके के नहीं होते. लेकिन ये जो वुड, रबर है, ये इनमें कई चीजें मिलकर जब एक चीज बनाती हैं, ठीक है. एलिमेंट्स जो है वो प्योर होते हैं, तो इसलिए हम उनको मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिवाइड करते हैं. तो देखिए, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर सब कैटेगरीज ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड एलिमेंट. मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या है? कैटेगरीज हैं, इसकी एलिमेंट की कैटेगरीज हैं, ठीक है. ऐसे पदार्थ जिनको हम एलिमेंट बोलते हैं तो उनकी दो कैटेगरी हैं, एक तो है मेटल और एक है नॉन मेटल. अब एलिमेंट किसको बोल सकते हैं हम? एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो उसको और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, ठीक है. जो बिल्कुल बेसिक सिंपल सब्सटेंस है वो होता है एलिमेंट, उससे ज्यादा उसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता. उसको कितना ही तोड़ लो, कूट लो, बारीक कर लो, लेकिन उसमें जो है जो एक सब यूनिट होगी, छोटी से छोटी जो यूनिट होगी वो सब सेम होंगी, सारी सेम यूनिट्स होंगी उसमें, ठीक है.
Presently 118 elements are known. These elements are the basic building blocks of all matter. अभी हमें 118 एलिमेंट्स के बारे में पता है और ये एलिमेंट्स है किसी भी चीज के जो है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं. Some are naturally occurring while others are artificially made in laboratory and do not exist in nature. इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो कि हमें प्राकृतिक तौर पे मिलते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं जो कि हमें प्रकृति में नहीं मिलते. You will study more about elements in higher grades. और आप एलिमेंट्स के बारे में अपने हायर ग्रेड्स में और पढ़ेंगे. Are non-metals essential in everyday life? क्या जो नॉन मेटल्स हैं वो हमारी डेली लाइफ में जरूरी हैं? You often observe many metals in your day-to-day lives because of their distinctive properties such as their lustrous nature, heat and electric conductivity. आपने बहुत सारे मेटल्स देखे होंगे अपने डेली लाइफ में, वो अपनी प्रॉपर्टी की वजह से यूज किए जाते हैं, जैसे उनकी चमक की वजह से और हीट और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वजह से और स्ट्रेंथ की वजह से. However, this should not give an impression in your mind that non-metals are not important in our lives. लेकिन इससे ये नहीं होना चाहिए कि आप ये सोचें कि नॉन मेटल्स हमारे लिए जरूरी नहीं है. We breathe in oxygen, which is a non-metal, and without it we would not be able to survive. जो हम सांस लेते हैं तो हम सांस में कौन सी गैस इनटेक करते हैं? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन क्या है? एक नॉन मेटल है, तो ऑक्सीजन के बिना हम सर्वाइव भी नहीं कर सकते. Carbon is an essential in everyday life because it is building block of all life forms. It is a key component of protein, fat and carbohydrates which are necessary for growth and energy. अब जो है दूसरा जो एग्जांपल है नॉन मेटल का कार्बन, तो ये जो है हमारी डेली लाइफ में बहुत जरूरी है. ये बिल्डिंग ब्लॉक है और जितने भी जीवित चीजें हैं उन सबके बिल्डिंग ब्लॉक्स यही हैं. इंसान की बॉडी बन रही है तो बॉडी में भी प्रोटीन्स चाहिए होता है, ठीक है. एक्टिव रखने के लिए बॉडी को हमें एनर्जी चाहिए होती है जो कि हमें मिलती है फैट्स कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है. तो ये सब चीजें जो बनती है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स, तो इनमें जो है कार्बन इसका एसेंशियल पार्ट होता है, ठीक है. कार्बन और दूसरी चीजें मिलके ये सारे मॉलिक्यूल्स बनाती हैं प्रोटीन फैट और कार्बोहाइड्रेट्स के. नाइट्रोजन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड अदर केमिकल्स. नाइट्रोजन जो है वो उर्वरक में इस्तेमाल होता है, जो खाद होती है उसमें. इट इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. पौधों की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन एसेंशियल है, बहुत जरूरी है. क्लोरीन इज ए नॉन मेटल कॉमनली यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन. जो क्लोरीन है वो एक नॉन मेटल है जो कि पानी की सफाई में इस्तेमाल होता है. सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, अ नॉन मेटल, इज अप्लाइड ऑन वाउंड्स एज एन एंटीसेप्टिक. और आयोडीन का सॉल्यूशन जो है वो कहीं घाव हो जाता है, जख्म हो जाता है, किसी कट लग जाता है तो वहां पे डाला जाता है और ये एंटीसेप्टिक का काम करता है. अब साइंस एंड सोसाइटी. डू यू नो that many metals and their alloys, mixture of two or more metals or metal and non-metal, are important for daily use as utensil and tools. जो हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत सारे मेटल्स और मेटल के अलॉयज, जिसमें कि दो अलग अलग तरीके के मेटल्स मिलाए जाते हैं या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल को मिलाया जाता है, तो ये हमारी डेली लाइफ में यूटेंसिल्स बर्तनों में और फिर हमारे औजारों में जरूरी होते हैं, ठीक है. हमारे बर्तन और औजार इनसे ही बने हुए होते हैं. These are also important for modern technologies and essential in almost every industries. जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है आज के जमाने में उसमें भी ये जरूरी है और जितने भी उद्योग हैं उसमें भी ये काम आता है. Some special metals are also used in atomic energy such as zirconium, aerospace titanium and in etc. तो कुछ मेटल्स जो हैं वो एटॉमिक एनर्जी में यूज होते हैं जैसे कि जिरकोनियम, और कुछ एरोस्पेस में जो स्पेस टेक्नोलॉजी होती है उसमें यूज किया जाता है जैसे कि टाइटेनियम. इन इंडिया many metals especially iron and aluminum are recycled to minimize waste and contribute to sustainability. इंडिया में कई सारे मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि रिसाइकिल किए जाते हैं, ठीक है. पुराने लोहे को गला के उससे नई चीजें बना दी जाती हैं और एल्यूमिनियम से भी, तो इससे जो है वेस्ट उसको मिनिमाइज किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, ठीक है. तो इस तरीके से हमारा चैप्टर फिनिश होता है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.